हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यार स्टडीज हब पर। स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज मैं जीएस पेपर 2 मेंस के जीएस पेपर 2 की कॉपी का रिव्यू करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं जीएस पेपर 1 का रिव्यू आपके साथ कर चुकी हूँ। ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी का मैं आपके साथ शो कर चुकी हूँ। इसके अलावा हम और भी कॉपीज लेकर आएंगे जो डिफरेंट स्टूडेंट्स के द्वारा जो मेंस में आंसर राइटिंग की गई है, जो पेपर्स लिखे गए हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, जिससे आपको एक जर्नल आइडिया क्रिएट हो जाए कि मेंस में कैसा आंसर राइटिंग करना है, कैसे मार्क्स क्वेश्चन लिखने से, आंसर लिखने से आपको कैसे मार्क्स मिलते हैं, कितना मार्क्स मिलता है, कितना स्कोर कहाँ तक जाता है। जीएस पेपर 2 में बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है दैट कि मैम जीएस पेपर 2 में कम मार्क्स क्यों मिलते हैं, एवरेज मार्किंग क्यों होती है, बहुत ज़्यादा स्कोर हमें क्यों नहीं मिलता है। तो उस सब का जवाब आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा। आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा जो आपके सारे डाउट्स हैं जीएस पेपर 2 के रिगार्डिंग में। आज मैं 65th बीपीएससी के एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ना सिर्फ सिलेक्टेड, टॉपर हैं ये, इनको 56 रैंक मिला था 65th बीपीएससी में। इनका नाम प्रेमचंद है। इनका जीएस पेपर 1 में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें इन्हें 177 मार्क्स मिले थे। आज मैं इनका जीएस पेपर 2 आपके सामने लेकर आई हूँ और इसमें इनको 152 मार्क्स मिले हैं। तो आप सोचेंगे ये तो बहुत कम मार्क्स है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 64th बीपीएससी के टॉपर रहे ओम प्रकाश गुप्ता जी, इनको और जीएस पेपर 2 में 154 मार्क्स मिले थे। ठीक है, इनकी फर्स्ट रैंक थी ओम प्रकाश गुप्ता जी की और इनको 154 मार्क्स मिले थे जीएस पेपर 2 में। वहीं गौरव सिंह की मैं बात करूं जो 65th बीपीएससी के टॉपर हैं, उनको जीएस पेपर 2 में 163 मार्क्स मिले हैं और यहाँ पे प्रेमचंद जी को 152 मार्क्स मिले। तो आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं है। आगे मैंने इन सबकी मार्कशीट भी शेयर की है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो लगभग ये 300 में से मिलता है ये जो मार्क्स है जीएस पेपर 2 का। तो बहुत ज्यादा मार्क्स, आप सोचो कि 200 नंबर आ जाएंगे, 250 नंबर आ जाएंगे। तो जीएस पेपर में उतना मुश्किल होता है। इसके कारण भी आपको पता लग जाएंगे। आगे वीडियो में चलते हैं फटाफट से। ओके, ये देखिए, ये प्रेमचंद जी का मार्कशीट है। इनका टोटल मार्क्स 559 था और इनको डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का पोस्ट मिला है 65th बीपीएससी। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है। हिंदी में इनके 65 मार्क्स हैं। जीएस पेपर 1 में 177 है। जीएस पेपर 1 का कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जीएस पेपर 2 में इनको 152 मार्क्स मिले हैं और इनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, तो इनको इकोनॉमिक्स में 156 मार्क्स मिले हैं। इंटरव्यू में इनको 74 मार्क्स मिले हैं, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। इंटरव्यू में ये अच्छा मार्क्स का माना जाएगा। उसके अलावा ये ओम प्रकाश गुप्ता जी की कॉपी है। ये 64th बीपीएससी के टॉपर हैं। इनके मार्क्स देख लीजिए आप। जर्नल स्टडीज 1 जो कि 174 मार्क्स इनको मिला है जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 2 में इनको 154 मार्क्स मिले हैं। इनका मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, तो मैथमेटिक्स में इनको काफी अच्छा स्कोर मिला है, दैट इज 278। इंटरव्यू में इनको 90 मार्क्स मिले हैं। तो आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो बिकॉज इसमें स्टेट्स होती है 72 मार्क्स की, तो इसमें 200 तक नंबर चला जाता है, 190 तक भी चला जाता है। बट जीएस पेपर 2 में आपके पास सारे ही सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक आता है जीएस पेपर 2 में। तो इसमें लाइक सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो थ्योरेटिकल हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलते, आप कितना भी बेहतर आंसर क्यों ना लिख लीजिए। ओके, यहाँ पे गौरव सिंह का भी मार्कशीट मैंने यहाँ पे शेयर किया है। ये 65th बीपीएससी के टॉपर रहे हैं गौरव सिंह और इनको जीएस पेपर 1 में 191 मिला है बिकॉज जीएस पेपर 1 में स्टेट्स होता है, तो 72 मार्क्स तो उसके ही एक्यूरेटली ऐड हो जाते हैं। ये मैथ्स का पोर्शन है, सही बनाओगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। ओके, जीएस पेपर 2 में 163 मिला है। इनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो इन्हें 182 मार्क्स मिले हैं। इंटरव्यू में इन्हें भी 90 मार्क्स मिले, तो ये एक डिसेंट स्कोर है। तो मैंने आपको दिखाया तीनों ही टॉपर्स का जो कॉपी है, लाइक 64th के टॉपर, 65th बीपीएससी के टॉपर और 65th बीपीएससी के एक सिलेक्टेड कैंडिडेट प्रेमचंद जी का भी कॉपी दिखा दिया है मैंने। उनका मार्कशीट आपको दिखा दिया है, जिनको जीएस पेपर 1 में 177 मार्क्स मिले थे, जीएस पेपर 2 में उनको 152 मार्क्स मिले। तो आज इनका जीएस पेपर 2 का कॉपी मैं आपके साथ रिव्यू करूंगी, आपको दिखाऊंगी
कि इन्होंने आंसर्स कैसे लिखे हैं और कैसे आंसर लिखने पे आपको कितना मार्क्स मिल सकता है। आपको एक अच्छा खासा आइडिया क्रिएट हो जाएगा। जीएस पेपर 2 को लेके बहुत सारे स्टूडेंट संशय में रहते हैं, डाउट में रहते हैं कि पेपर कैसा लिखना चाहिए, तो इससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडिया होगा तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो ये कॉपी का फ्रंट पेज है, ऐसा आपको भी मिलेगा जब आप मेंस का कॉपी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे फ्रंट पेज में आपको एग्जाम का नाम लिखना होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 65th एग्जामिनेशन, पेपर का नाम डालना होता है जनरल स्टडीज पेपर 2। फिर यहाँ पे आपको पेजेस डालने होते हैं कि कौन से पेज पे आपने कौन सा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किया है, और यहाँ पे मार्किंग करते हैं। जो इवेल्युएटर होते हैं वो नंबर डालते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा देखिए काटा पीटी की हुई है, इसलिए क्योंकि इनको कहीं पहले कम नंबर दिए थे फिर बढ़ाए गए हैं, कहीं पहले ज्यादा नंबर दे दिए थे तो उसे कम किया गया है। तो इस तरह का इनकी कॉपी में आपको देखने को मिलेगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या किया गया है। इनको मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया था, जिसमें इन्हें 18 नंबर मिले हैं, 18 मार्क्स मिले हैं। क्वेश्चन नंबर फिर इन्होंने 2 छोड़ दिया है, 3 अटेम्प्ट किया है, जिसमें इन्हें 15 नंबर मिले हैं। ये जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 38 हैं, 38 में से मिला है। फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया है, जिसमें इन्हें 14 मार्क्स मिले हैं। टोटल देखिए आपको, टोटल जो है 12 क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर 2 में। कितने क्वेश्चन आते हैं? 12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपको चॉइस भी मिलती है अच्छी खासी। 12 क्वेश्चन में से 8 करने होते हैं टोटल। फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5th अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 5th में इन्हें 24 मार्क्स मिले हैं। आप अभी मैं आगे दिखाऊंगी पेपर जो है इनका कि इन्होंने क्या क्या कैसे लिखा है, कैसे मार्क्स का इतना ज्यादा डेविएशन है, कहीं 24 नंबर है तो कहीं 14 नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट किया है, तो इसमें इन्हें 24 नंबर मिला है, अगेन विच इज अ डिसेंट स्कोर, अच्छा मार्क्स कहा जाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट किया है, जिसमें इन्हें 25 नंबर मिले हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। देखिए ये जो है ये सेक्शन 1 के क्वेश्चन है, मतलब पॉलिटी वाला हिस्सा है ये इनका। और ये जो 3 क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किए हैं, ये ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी वाला पार्ट है। तो यहाँ पे इनको देखिए काफी अच्छे मार्क्स मिले, 24, 24 और 25 नंबर मिले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में इन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 को अटेम्प्ट किया है, जिसमें इन्हें 17 नंबर मिले हैं। और फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट किया है, जिसमें इन्हें 15 नंबर मिले हैं। तो ये साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है जो इन्होंने अटेम्प्ट किया। देखिए सर्टिफाइड है, सेक्शन ऑफिसर का यहाँ पे स्टैंप लगा हुआ है, तो ये आरटीआई के द्वारा मंगाई हुई ओरिजिनल कॉपी है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। तो इस तरह से इनको मार्क्स मिले हैं यहाँ पे। साइंस एंड टेक में 17, 15। साइंस एंड टेक में आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। पॉलिटी में भी आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। और सेम मैनर जो आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमी है, वहां पर भी 4 क्वेश्चन आते हैं, जहां पे आपको 3 करने होते हैं, तो एक क्वेश्चन का चॉइस मिल जाता है। तो इस तरह से इनको मार्क्स हैं वो दिए गए हैं। आप जीएस पेपर 2 का कॉपी, वो पेपर मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं किया है, तो आप जीएस पेपर 2 का पेपर देख लीजिएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आए थे। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम जो सीरीज में क्वेश्चंस दिए होते हैं वैसे ही हमें अटेम्प्ट करना है, या फिर हम आगे पीछे भी कर सकते हैं? तो हाँ, आप आगे पीछे कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो प्रेमचंद जी ने 1, 3, 4, फिर 5, फिर 8 को पहले अटेम्प्ट किया है, 7 को बाद में किया है, 10 को पहले अटेम्प्ट किया है, 9 को बाद में किया, क्योंकि जो आंसर आपको अच्छे से आता है, बेहतर आता है, जिसमें आप ज्यादा अच्छा लिख सकते हो, जल्दी लिख सकते हो, तो ऑफ कोर्स आप उसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है। इस शीट में 36 पेजेस का आपको ये जो आंसर शीट है वो मिलता है, और दूसरा कॉपी नहीं मिलता है, एक ही कॉपी मिलता है। तो कोशिश कीजिएगा कि एक ही कॉपी में अपना आपके जो आंसर्स हैं वो आ जाएं सारे के सारे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, इनका पेपर जो इनकी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इनकी राइटिंग काफी अच्छी है, मतलब रीडेबल राइटिंग है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग ऐसी होती है जो पढ़ने में बड़ी दिक्कत क्रिएट करती है। तो बहुत डिसेंट इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे इन्होंने डाला है, मतलब सिर्फ नंबरिंग कर रही है, सीधा आंसर लिखना शुरू कर दिया है। ये आंसर है सीधा इनका।
तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ कि क्वेश्चन क्या था, इन्होंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो क्वेश्चन था, डू यू एग्री विद द व्यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन देम बैक बाय द अदर हैंड। हिंदी में कहेंगे तो क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। तो ये क्वेश्चन था, इसको इन्होंने यहाँ पे आंसर किया। तो सबसे पहले इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को ही थोड़ा सा, इंट्रो है ये इनका, क्वेश्चन का इंट्रो वाला पार्ट है। इनकी बहुत अच्छी आदत है, हैबिट है कि पॉइंट्स में लिखते हैं बहुत अच्छे से डिटेलिंग करते हुए, तो दैट इज वेरी नाइस। इंट्रो इन्होंने लिखा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, थोड़ा सा पहले बताया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ओके। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने थोड़ा सा डिस्कस किया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही। आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं सारा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। गोलकनाथ केस के बारे में बताया, केशवानंद भारती केस के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, एकदम सब हेडिंग्स डाल डाल के। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाले केस को यहाँ पे डिस्कस किया है। आप पूरा जो कॉपी है जरूर पढ़िएगा और इवेल्युएट कीजिएगा, ठीक है। क्या क्या प्लस माइनस किया जा सकता है नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो बहुत ज्यादा। मिनर्वा मिल केस को भी इन्होंने, जो केरला वाला केस था, उसे भी डिस्कस किया है। फिर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट कैसे किया जा सकता है, तो इन्होंने यहाँ पे रिट्स को डिस्कस किया है, ठीक है। मैंडेमस प्रोहिबिशन, ये सारे जो रिट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ओके। और यहाँ पे आर्टिकल 226 के बारे में बताया, जिसमें हाई कोर्ट का जो राइट है उस क्या है। उसके बाद इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल 14, 16 फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया, 1921। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। दस वी कैन फाइंड, ये इनका कंक्लूजन है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कंक्लूजन। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम इंट्रो और कंक्लूजन लिख सकते हैं क्या, तो हाँ आप लिख सकते हो। इंट्रो अगर ना भी लिखना चाहो तो मत लिखिएगा, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो। इन्होंने भी लिखा है, दस वी फाइंड दैट द लेजिस्लेशन हैज ऑलवेज बीन सम what uncomfortable with respect to certain fundamental rights, but the judiciary by virtue is of its constitutional power intervened and enforced those rights under article 32 and article 226 etc. इन्होंने बताया है कि हाँ लेजिस्लेचर कभी कभी कोशिश करती है, अनकंफर्टेबल होती है सर्टेन राइट्स को लेके, ठीक है, उनके साथ छेड़छाड़ भी होती है, बट जुडिशरी जो है वो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इस चीज को इंश्योर करती है कि जो लोगों के राइट हैं वो ना छीनने पाए, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। तो इनका कंक्लूजन है एक छोटा सा, तो इन्हें यहाँ पे पहले 17 नंबर दिए थे तो काट के फिर 18 किया गया है। बट जो क्वेश्चन का मूल डिमांड था उसको और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सकता था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्कोप है इस क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट का, तो नंबर थोड़े और बढ़ सकते थे, बट 18 नंबर यहाँ पे इनको मिला है। फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जब आपका मेंस नजदीक आएगा तो मैं आंसर राइटिंग की कुछ सेशंस आपको कराऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक बेहतरीन आंसर लिख सकते हो, कैसे आपको ज्यादा जो मार्क्स हैं वो एग्जाम में मिल सकते हैं। जीएस पेपर 1, 2 और डिफरेंट ऑप्शनल पेपर का भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको क्यार स्टडीज आप पर ही करवाऊंगी, तो आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। फिर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया है। यहाँ पे देखिए सिर्फ नंबर डाल दिया है 3, और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। द सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट नेशनलिस्टिक but it is individualistic. Explain this fact in the context of Bihar state. ठीक है। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था सॉरी राष्ट्रीय उन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है। इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन था। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी इज द प्रेजेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन बड़ा प्यारा दिया है कि भारत की जो पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, उसका जो यूनिक फीचर है वो यही है कि मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पे चलता है। इंडिया इज अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री। इंडिया एक वास्ट और डाइवर्स कंट्री है, कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ रिलीजियस बिलीव्स लैंग्वेजेस। देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बिलीव्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, कस्टम्स हैं। तो इट इज बिलीव दैट दीज पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट दीज प्लुरलिटीज। ये जो विभिन्नता है इसको ये जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रिप्रेजेंट करती है। फिर पॉइंट 2 डाल के इन्होंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा पूरा मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है।
फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ नेशनल पार्टीज के नाम मेंशन कर दिए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस पार्टी, ऑल दीज पार्टी है। ठीक है, फिर स्टेट पार्टीज के बारे में थोड़ा सा बताया है कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। रिलीजियस आइडियोलॉजीज, रीजनल आइडियोलॉजी, लिंग्विस्टिक आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, ABCD करके इन्होंने यहाँ पे इसे डिस्कस किया है। ये बहुत ब्यूटीफुल सा यहाँ पे बना के इन्होंने समझाया फ्लो चार्ट। क्वेश्चन, शिफ्ट टूवर्ड्स द इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ये था क्वेश्चन में मेंशन। ये सेकंड पॉइंट था, बिहार के कॉन्टेस्ट में पूछा गया था। तो ये सब आप पढ़िएगा, देखिए, पूरा पढ़ के आपको नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। और फिर यहाँ पे इन्होंने बताया है that thus we see a marked shift towards the individualistic tendency among parties। इन्होंने बताया है कि हाँ, एक मार्क शिफ्ट देखने को मिल रहा है इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी की तरफ, which reflects the ideology and functioning style of their president। तो यहाँ पे इनको पहले 13 नंबर दिए गए थे, काट के फिर 15 किए गए हैं। ये 15 नंबर इनको इस कॉपी में मिला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 जो इन्होंने अटेम्प्ट किया है, इनको यहाँ पे 15 नंबर मिला है। इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट का स्कोप था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके इसमें और ज्यादा नंबर लाए जा सकते थे, बट दैट टू इज वेल, बिकॉज बहुत प्रेशर इमेंस रहता है और उस समय सारी चीजें आपको याद आ जाएं एग्जाम में आंसर लिखते समय, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट उतने में भी प्रेमचंद जी ने काफी सुंदर आंसर लिखा है, इसको अच्छा कहा जाएगा। मैंने आपको दिखाई दिया है कि बहुत ज्यादा नंबर GS पेपर 2 में नहीं दिए जाते हैं। ओम प्रकाश गुप्ता जी को भी 2 नंबर ज्यादा ही मिले हैं प्रेमचंद जी से। ठीक है, तो लगभग उसी रेंज में मिलता है, 150, 160, 140, यही रेंज होता है। गौरव गुप्ता का भी मैंने आपको मार्कशीट दिखा दिया था। ठीक है, तो इसी रेंज में रहता है, इससे ज्यादा मुश्किल ही मिलता है। फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे अटेम्प्ट किया है। ये आप देखिए, ये क्वेश्चन जो था इसमें ये पूछा गया था, ई शासन से आप क्या समझते हैं, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। बिहार में ई गवर्नेंस किस हद तक इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, ये क्वेश्चन आया था। तो ई गवर्नेंस, इन्होंने पहले ई गवर्नेंस को समझा दिया। ई गवर्नेंस रेफर्स टू द use of electronic methods based on computer, laptop and internet to provide the government services and other public services to the people। 2 3 4 लाइन का इन्होंने इंट्रो दिया है। ठीक है, इन्होंने ये बता दिया कि ई गवर्नेंस होता क्या है। थैंक्स टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रोथ in wireless subscribers coupled with cheap data availability, e-governance and gained momentum in all the Indian states। e-governance अभी सारे ही states में एक pace में है, including बिहार। बिहार also, according to a private estimates, there are approximately 1170 million wireless subscribers। ठीक है, यहाँ पे एडवांटेज इन्होंने फिर ई गवर्नेंस के बताए हैं कि क्या क्या एडवांटेज हैं। तो इन्होंने 1 2 3 पॉइंट्स में इसको मेंशन किया है। फेस टू फेस इंटरेक्शन को रिड्यूस कर देता है, हेल्प्स कंटेन द मीननेस ऑफ करप्शन, करप्शन कम हो जाता है, ब्रिंग्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ एडमिन। देखो इन्होंने क्या किया है अपनी कॉपी में, जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वहां पर अंडरलाइन किया है। तो ये आप भी कर सकते हो, ताकि जो इवेल्युएटर है उनका ध्यान सीधा आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वहां पे पड़ जाए। जैसे आपने इन्होंने ये अंडरलाइन किया है इस तरह से, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को रिड्यूस करता है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो ऐसे आप भी देखिए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को अंडरलाइन किया गया, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी। ई गवर्नेंस जो है, ई शासन ट्रांसपेरेंसी लाता है। सिंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर indelible and indestructible, it brings an accountability among the public servants। accountability भी इसमें आ जाती है। ओके okay। फिर इन्होंने बताया है ई गवर्नेंस इज नॉट इम्यून टू द चैलेंजेस। ये इसमें भी काफी सारे चैलेंजेस हैं। बिगेस्ट लेक्यूना क्या है ई गवर्नेंस के, कुछ जो नेगेटिव साइड है वो भी बताई हैं। ओके, देयर इज अ ह्यूज डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। इंडिया में डिजिटल डिवाइड काफी ज्यादा है, एंड इंडिया एंड बिहार, स्पेशली इंडिया एंड बिहार, डिजिटल डिवाइड manifest itself in the form of divide among the urban and the rural population। urban population के पास बहुत ज़्यादा इंटरनेट का एक्सेस है, फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, बट वहीं गांव में वो सब नहीं है। ठीक है, जेंडर गैप को मैं है। उसके अलावा रिच पीपल जो है ग्रेटर एक्सेस, जो रिच पीपल हैं वो डिजिटल वर्ल्ड
को ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं, बेनिफिट उसका उठा सकते हैं, वहीं रूरल और पुअर पीपल उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। डिजिटल इकोसिस्टम इज स्पार्सली, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ उसके लूप होल्स भी बता दिया। फिर ई गवर्नेंस बिहार में कैसा है उसको डिस्कस किया, ई शासन बिहार में कैसा है। देखिए इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। Surprise of many, Bihar is at the forefront of creating e-governance based on digital ecosystem. बिहार अभी काफी अच्छा कर रहा है e-governance को सेटअप करने के लिए। ऑल द गवर्नमेंट टेंडर्स आर, जो भी गवर्नमेंट टेंडर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली दिए जा रहे हैं। बिडिंग इज ऑल्सो अवॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली। लैंड रेवेन्यू इज रिसीव्ड, लैंड रेवेन्यू भी अब इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव किए जा रहे हैं। ये सारा इन्होंने देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे इनका ये कंक्लूजन है, बिहार इज लॉन्च बिहार स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2015 टू ट्रेन यूथ इन द डिजिटल इकोसिस्टम, बीपीओ केपीओ एक्सेट्रा। 14 नंबर इनको इस क्वेश्चन में मिला है, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फिर इन्होंने अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 5 पे इनको 24 नंबर मिला है। ठीक है, यस 24 मार्क्स मिले हैं। और ये क्वेश्चन क्या था मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन ये था दैट भारतीय कृषि में 1991 से समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसको कैसे इनहेंस किया जा सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बिहार में कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इन्होंने पहले ये इंट्रोडक्शन दिया है, एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ द बोथ इंडिया एज वेल एज बिहार। बिहार और इंडिया दोनों का ही मेन स्टे है, मुख्य प्रमुख काम है जो एग्रीकल्चर है। इट एम्प्लॉयज नियरली हाफ ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, हाफ ऑफ द टोटल वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर प्रोवाइड करा रहा है। ये इंट्रोडक्शन है, आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा इन टर्म्स ऑफ मैप। यहाँ पे इन्होंने फिर मैप की मदद से थोड़ा सा समझा दिया है। क्वार्टरली एग्रीकल्चर एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाया है कि कैसे नेगेटिव में ग्रोथ गया है 21 में, फाइनेंशियल ईयर 20। फिर यहाँ पे इन्होंने सेक्टोरल कॉम्पोजिशन जो है एग्रीकल्चर का उसको दो पाई चार्ट की मदद से समझाया है। तो ये इकोनॉमिक के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमी के, हो सकता है कि दूसरे स्टूडेंट्स इतना अच्छे से ना समझा पाए, बट ये इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं, इनका ऑप्शनल इकोनॉमी था, इकोनॉमिक्स था, तो इसलिए इनकी पकड़ इस पे है। तो बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ समझाया, इसीलिए इनको इस क्वेश्चन में 24 नंबर भी, 24 जो मार्क्स हैं वो दिए गए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ग्राफ्स का, पाई चार्ट्स वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पे फिर आप पढ़ लीजिएगा। बताया हुआ है कि कितने कितने एरिया में 51% जो क्रॉप्ड एरिया है बिहार का वो रेन फेड है। प्रॉब्लम्स भी बताई हुई हैं। ओके, ये देखिए 24 मार्क्स मिला है यहाँ पे इनको। और ये इनका कंक्लूजन है, फ्रेगमेंटेड लैंड, जो जमीन बट गई है टुकड़ों में, फ्रेगमेंटिंग लैंड होल्डिंग्स, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश की कमी है इन एग्रीकल्चर, वीक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर अवेबिलिटी ऑफ फॉर्मल क्रेडिट इन सम ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ द इंडियन एंड द बिहार एग्रीकल्चर। ये कुछ समस्याएं हैं बिहार की कृषि में और इंडिया में भी। क्वेश्चन नंबर 8 इन्होंने फिर अटेम्प्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पढ़ के बता देती हूँ कि क्या था। इनको क्वेश्चन नंबर 8 में भी 24 नंबर मिले हैं, 24 मार्क्स मिले हैं। क्वेश्चन ये था दैट व्हाट आर द मेन कॉन्स्टेंट इन द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ बिहार। बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या हैं, इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, क्वेश्चन ये था। राइट, तो बिहार का एक रिच हिस्टोरिकल लिगेसी रहा है, वाइब्रेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड रहा है, एडिक्वेट वाटर रिसोर्स भी बिहार में है। ठीक है, ये सब कुछ मेंशन किया है, फर्टाइल लैंड है, ऑल दीज रिसोर्सेज प्रॉमिस गुड इकोनॉमिक फ्यूचर। ये जो सारे रिसोर्सेज हैं एक गुड इकोनॉमिक फ्यूचर को प्रॉमिस करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल इंट्रो लिखा है प्रेमचंद जी ने। एंड इंडीड द स्टेट हैज विटनेस्ड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, फिर देखिए, अब देखिए इनकी पकड़ बहुत अच्छी है, ग्राफ्स पे, मैप्स पे, तो बड़े अच्छे से इन्होंने समझाया हुआ है। मैंने इनका जीएस पेपर 1 का कॉपी भी आपको दिखाया था, ये 2 का कॉपी भी आपके साथ रिव्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने फिर से ग्राफ की मदद से समझाया है। लीजिएगा बहुत अच्छे से, वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा, देखिएगा सारे आंसर्स को प्रॉपरली। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं,
बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिहार में क्यों नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यही है एक्चुअली। मेन कांस्टेंट क्या है, प्रमुख जो बाधाएं हैं, मेन कांस्टेंट जो है वो पूछे जा रहे हैं इन द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इन्होंने सब कुछ मेंशन किया है यहाँ पे, सोशल फैक्टर्स भी फिर मेंशन किए बहुत ब्यूटीफुली, पॉइंट में लिखा है, फिर उसकी सब पॉइंट्स बनाए हैं 1 2 3 एग्जाम, और फिर उनको अंडरलाइन भी कहीं कहीं किया है। ठीक है, socially Bihar has a rather rigid and complex social stratification, literacy rate यहाँ पे much below है। According to the Bihar Eco Survey, nearly half of women suffer from anemia, सारा कुछ इन्होंने मेंशन किया, अच्छा डाटा डाला है। ठीक है, स्टूडेंट्स को डाटा जो है, फिगर्स जो है याद नहीं आते हैं while writing their answers in exam। तो बहुत ब्यूटीफुली इकोनॉमिक फैक्टर फिर इन्होंने यहाँ बताया, वेज टू रिमूव दिस कॉन्स्टेंट, इन बाधाओं को दूर करने के इन्होंने कुछ तरीके भी, बिकॉज आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन भी बताना होगा। तो सोल्यूशंस इन्होंने बताया कि क्या क्या किया जा सकता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, इन एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग को प्रमोट है। तो यहाँ पे देखिए, पहले इनको 20 नंबर दिए गए थे, फिर काट के 24 किया गया है, तो इनको नंबर बढ़ा के दिए गए क्योंकि इनका जो आंसर है ये अच्छा लिखा है इन्होंने, कंटेंट अच्छा है। फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट किया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ के बता देती हूँ। एमएसएमईज के बारे में था, पूछा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई की डेफिनेशन पूछी गई थी। और क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ एमएसएमईज इन बूस्टिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एमएसएमईज का जो क्या रोल है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने में, इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान इन इंडिया। ठीक है, भारत में औद्योगिक वृद्धि की गति को तीव्र करने व आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने में क्या भूमिका है एमएसएमईज की, ये पूछी गई थी। तो पीएम नरेंद्र मोदी, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ यहाँ पे स्टार्ट किया कि 12 मई 2020 गेव अ क्लैरियन कॉल फॉर आत्मनिर्भर भारत, द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव सेल्फ सफिशियंसी, या फिर आत्मनिर्भरता को अटेम्प्ट कर अचीव करने के लिए क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स थे वो सब मेंशन किए गए हैं। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद आत्मनिर्भर भारत द गवर्नमेंट गेव अ मैसिव इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, एक 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया गया था, दैट इज टू 10% ऑफ द इंडियाज जीडीपी। इनका पकड़ अच्छा है इकोनॉमी पे, तो डाटा फिगर्स वगैरह इन्होंने बहुत अच्छे डाल दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, द 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, न्यू डेफिनेशन। फिर इन्होंने एमएसएमई की जो न्यू डेफिनेशन है वो बताई है, माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, उसके अलावा मीडियम इंटरप्राइजेस का इन्होंने बताया है क्या क्राइटेरिया है। फिर द गवर्नमेंट फर्दर रिमूव द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इन द एमएसएमईज, और फर्दर डिफरेंट पॉइंट लिखे हैं, इन सबको आप पढ़िएगा जरूर, मैं सारे पॉइंट्स पढ़ के आपको। तो यहाँ पे देखिए, इनको 25 नंबर, पहले 22 नंबर दिए गए थे, फिर बढ़ा के 25 किए गए क्योंकि इनका अच्छा है आंसर। तो ये सारा इन्होंने यहाँ पर लिखा है। फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 को अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बता देती हूँ पढ़ के क्या था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इन्होंने अटेम्प्ट किया है, और इन द प्रेजेंट स्कैन सिनेरियो, जो कि मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ के। हाँ, तो वर्तमान परिदृश्य में देश के प्रमुख मुद्दे बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन और घटती जा रही कृषि भूमि, इन चारों क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों की चर्चा कीजिए जिन्हें आप लागू करना चाहते हैं। 4 प्रॉब्लम्स बताई गई थी और बताया गया था कि उनके लिए 4-4 सोल्यूशन बताने हैं आपको, कम से कम एक प्रॉब्लम के लिए 4 सोल्यूशंस बताने हैं। जैसे एक प्रॉब्लम थी राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, इस तरह से 4 प्रॉब्लम्स दी हुई थी। तो इन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना उचित समझा। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज बोनस का काम करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। 4 साइंटिफिक इनिशिएटिव्स फॉर ईच ऑफ द 4 एरियाज, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पे इन्होंने 4 पॉइंट लिखे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड। टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वी कैन एम्प्लॉय
the latest technologies innovation in the field of cloud computing, artificial intelligence, algorithm and social media etc. डाटा है यहाँ पे थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। हेल्थ रिस्क को लेके इन्होंने फिर 4 पॉइंट लिखे हैं, आप इसको पढ़िएगा जरूर क्या क्या लिखा है। डिग्रेडिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, घटते हुए प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी 4 पॉइंट सुझाए हैं कि क्या किया जा सकता है। फिर ड्विंडलिंग फार्मलैंड्स, घटती जा रही कृषि भूमि के लिए भी इन्होंने स्मार्ट इरिगेशन सकता है, यूज ऑफ सैटेलाइट, सोशल एडवर्टीजमेंट बाय द ऑल दीज थिंग्स, ये 4 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो इनको 17 नंबर मिला है इस क्वेश्चन में, 17 मार्क्स ही गॉट। फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 9 इन्होंने अटेम्प्ट किया है। बता देती हूँ मैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था। भारत में मेक इन इंडिया मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है। इस आंदोलन को गति देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की विवेचना करनी थी, बताना था उसके बारे में। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से शुरू किया। कोविड-19 हैज रेनफोर्स्ड द नीड ऑफ बोथ मेक इन इंडिया एज वेल एज रेलेवेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए कोविड-19 ने इन्होंने बताया है, अच्छे से इंट्रोडक्शन है ये, मेक इन इंडिया की जो जरूरत है उस पर फोकस किया है, एम्फेसिस किया है। कोविड-19 ने एक बार फिर से आत्मनिर्भरता जो है वो हमें बढ़ानी चाहिए, दूसरे अगर कंट्रीज पर डिपेंड रहेंगे और इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर दिक्कत क्रिएट होती है। तो यहाँ पे इन्होंने ये सब कुछ पॉइंट्स में बहुत खूबसूरती के साथ लिखा है, छोटे छोटे पॉइंट्स भी फिर यहाँ पे बना के लिख, आप इसको पढ़िएगा जरूर, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, तो पूरा कॉपी है, फाइन। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि इनको कितना कितना नंबर कैसे कैसे मिला है, राइट। तो इसी तरह से कुछ आप भी अपने आंसर्स जो हैं, आप जो भी आपको सीखने को मिले इस कॉपी से ज़रूर सीखिएगा, और आप क्या क्या एडिशन कर सकते हैं वो भी आप देख लीजिएगा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन में क्या क्या किया जा सकता था और बेहतर कैसे बनाया जा सकता था, ज़्यादा मार्क्स कैसे फेच किए जा सकते थे। उसके अलावा मैं कुछ आंसर राइटिंग सेशंस रखूंगी जब मेंस आपका करीब होगा, तो तब मैं वहाँ आपको आंसर राइटिंग टिप्स दूंगी, बताऊंगी कैसे और अच्छा आंसर किया जा सकता है। तो ये थी प्रेमचंद जी की कॉपी, जिनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं जीएस पेपर 2 में, ये मार्क्स काफी अच्छे कहे जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अनअकैडमी पर भी अभी लाइव पढ़ा रही हूँ एज ऑफ नाउ, बीपीएससी कैटेगरी में। आप मुझे वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। आपसे एक कोड पूछा जाएगा, फ्री जो भी क्लासेस हैं उनको अनलॉक करने के लिए, तो आप मेरा कोड डाल दीजिएगा रेखाज 10, तो आप जितना भी क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं। यहाँ पे बिहार एसआई, सीडीपीओ, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी प्रिपरेशन कराई जाती है। 20+ एजुकेटर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, आपको सिर्फ लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ पे गोल्स में बीपीएससी डालना है और रेखा आपको ये कोड डालना है रेखाज 10। फिर उसके बाद आप मेरी जो क्लासेस हैं वो जाके देखिए, रेखा सिंह डालिए, रेखा सिंह के नाम से मेरी क्लासेस वहाँ पे फ्री है, स्पेशल लाइव क्लासेस हैं, आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं। अभी भी क्लासेस चल रही हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में एज ऑफ नाउ वहाँ पे कवर करा रही हूँ। ओके, फ्री क्लासेस देख के आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जब अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और प्लस में काफ़ी सारे बैच कोर्सेज चलते हैं। 67 बीपीएससी के लिए अभी बैच कोर्सेज चल रहे हैं, 68 बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं, वहाँ मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, डिफरेंट अदर एजुकेटर्स भी आपको पढ़ा रहे हैं। और टॉप एजुकेटर से घर बैठे आपको पढ़ने का जो अनुभव है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे सारे ही जो स्टेजेस हैं एग्जाम की, उनकी तैयारी कराई जाती है, एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारे एग्जाम की तैयारी करने को मिल रही है। तो आप जब सेटिस्फाई हो जाएं स्पेशल क्लासेस देखने के बाद तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पे अगर आप मेरा कोड डालते हैं सब्सक्रिप्शन लेते समय रेखाज 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी फीस पे। ओके, वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और फर्दर कौन कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं क्यार स्टडीज आपके माध्यम से। उसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं कोई भी वीडियो आपके लिए बनाने में। थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। थैंक यू।